हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक बहुत ही बेहतरीन और एक नया बैच शुरू किया हुआ है हमारे 12th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है। जहां पे हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सही है। लेक्चर बाय लेक्चर आप लोग के वीडियोस रोज आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। हम कंटिन्यू अपनी तरफ से मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। सही है। सो आप लोग क्या करना है, आप लोग को हमारे वीडियोस को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। सही बात है। ठीक है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैंने आप लोगों को बताया, और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ 12th बायोलॉजी। सही है। 12th बायोलॉजी में हम लोग ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। इसके पहले अगर आप लोग ने कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन मिस कर दिया होगा तो देख लेना जरूर से, अगर आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है। और उसमें से भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप वहां पे आके मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, तो आप भी वहां पे कर सकते हो अगर आप नहीं हो तो। ठीक है। आ जाना जरूर से, वहां पे ज्वाइन हो जाना। ओके। अगर आप लोग ने अभी तक जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर से कर लेना। प्ले स्टोर के ऊपर जाकर जाना, वहां पे डाउनलोड कर लेना, वहां पे सर्च करना जेआर ट्यूटोरियल्स, वहां पे डाउनलोड करके लॉग इन करके रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके लिए, आपके जितने भी घर वाले हैं। ठीक है। घर पे आपके जो भाई बहन होंगे, जो छोटे भाई बहन होंगे, उनके लिए भी नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स आते रहेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसे डाउनलोड करके रख लेना है। सही है। आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसके अंदर पढ़ने में। ठीक है। इसके अंदर हम लोग ब्रेन्स के बारे में जानेंगे, ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ब्रेन्स कैसे काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार इस लेसन में हम लोग को जानने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस लेसन को। दिस इज लेक्चर नंबर 1। ओके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में हमारे टीचर लोग बोलते हैं कि यार कोऑर्डिनेट करो। ठीक है। सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेट करो। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है, मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं। ठीक है। मान लो मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं, एक कंडीशन इमेजिन करो कि आप लोग सड़क पे चल रहे हो। ठीक है। आप में से आप सड़क पे नॉर्मली चल रहे हो और आपकी तरफ एक गुस्से में, ठीक है, एक डॉग भाग के आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप वहां से नहीं भागे तो वो आपको काट लेगा जरूर। समझ रहे हो। ऐसी कंडीशन इमेजिन करो कि दूर से एक गुस्से में एक डॉग है, बुल डॉग है, आपकी तरफ भाग के आ रहा है आपको काटने के लिए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप भागना शुरू करोगे। ठीक है। आप दौड़ना शुरू करोगे डर के ना, भैया डर तो लगेगा ना, कुत्ता काट लिया फिर तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे आप भागना शुरू करोगे। जब आप भागोगे तो उस टाइम पे आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको भागने की शक्ति कहां से आएगी, एनर्जी कहां से आएगी। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इस पर भी ध्यान मत दो, अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर सुनो। ठीक है। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। सो आपकी बॉडी को चाहिए बच्चों एटीपी। क्या चाहिए आपकी बॉडी को, एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी ही वो एनर्जी है जो हमारे बॉडी में बनती है। सही है। कैसे बनती है हमें पता है कि इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है ना, पिछले 2 लेक्चर से, 2 लेसन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आके मिलता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सही है। मतलब आपके सेल के अंदर ये प्रोसेस चलती है और यहाँ पे CO2 भी मिलता है आपको। सही बात है। ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर चलती है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी इस केस में जब आपके पीछे एक डॉग लग गया है, या फिर कोई भी कंडीशन इमेजिन कर लो यार, आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ये चीजें क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। मतलब आपको ये प्रोसेस फास्ट करना पड़ेगा। अब इन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों को लेकर कौन आता है, याद करो, इन दोनों को लेकर आते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां से ब्लड आया रहता है, ब्लड से ही आपका ग्लूकोज जाता है, ब्लड से ही आपका ऑक्सीजन जाता है। सही है। तो ब्लड और ऑक्सीजन आपका किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है। इसका मतलब आपका ब्लड को भी फास्ट करना पड़ेगा। मतलब ये ब्लड इनडायरेक्टली किससे जाके मिला हुआ है, आपके हार्ट से। तो मतलब आपके हार्ट को आगे चल के क्या करना पड़ेगा, पंपिंग फास्ट करना पड़ेगा। पंपिंग एक्शन को क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट पंप करना पड़ेगा। सही बात है। अब इसको फास्ट पंप करने के लिए कैसे फास्ट पंप करेगा, देखो हमारा ब्रेन, मान लो हियर इज अवर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर ना एक न्यूरॉन से सिग्नल भेजेगा। न्यूरॉन पता है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन से
कुछ सिग्नल भेजेगा इस हार्ट के ऊपर। इस हार्ट के ऊपर जो सिग्नल भेज रहा है ना, दिस आर नथिंग बट कुछ सर्टेन केमिकल्स विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स डालेगा इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ केमिकल्स डाल देगा। दिस केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो फटाफट पंप करने लगेगा, जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, फटाफट क्या करने लगेगा, पंपिंग स्टार्ट कर देगा, जल्दी जल्दी पंप होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बच्चों हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट समझते हो, आपके बॉडी का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये फटाफट पंप कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बहुत ही स्पीड में फ्लो हो रहा है ना बच्चों, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप लोग उस कंडीशन में बहुत तेज सांस लेने लगोगे, फटाफट जल्दी जल्दी सांस लोगे। क्यों सांस लोगे, कि भैया हमें ऑक्सीजन बहुत जल्दी चाहिए, सही है, हमें ग्लूकोज बहुत जल्दी चाहिए। जो भी हमारा स्टमक है उसके अंदर अगर ग्लूकोज है तो वहां से ग्लूकोज लिया जाएगा, अगर नहीं है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाला जाएगा, इंसुलिन डालेगा, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, ये सब डालेंगे। क्या करेंगे, इनका काम क्या है, ये लिवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के किसके अंदर डाल देंगे, आपके ब्लड के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या मिल जाएगा, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो इतनी सारी कंडीशन के टाइम पे तब आपको क्या मिलेगा बच्चों, एटीपी मिलेगा, और तब आप स्पीड से भाग पाओगे, तब आपको एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो, तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में है, इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में है कि जब भी हमारे बॉडी के लिए कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आती है, जब भी हमारे बॉडी के लिए कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, उस टाइम पे हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन, या हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे फंक्शन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। देख रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, ये प्रोसेस फास्ट हो गई। रेस्पिरेटरी, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया बच्चों, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो गया। मतलब ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। समझ रहे हो, तभी क्या हो रहे हैं, यहां पर आपका एक प्रोसेस चल पा रहा है। समझ रहे हो, तो आपके इन सारे सेल्स का, मतलब इन सारे सिस्टम्स का कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, दैट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हो, अब इस लाइन को पढ़ो, क्या है साइमल्टेनियस मतलब क्या, साथ साथ में, साइमल्टेनियस चेंज इन डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन में साइमल्टेनियस चेंज आना टू अडॉप्ट अ गिवन सिचुएशन, मतलब एक गिवन सिचुएशन में, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उस टाइम पे, उस सिचुएशन में बच्चों आपके सारे के सारे ऑर्गन एक साथ चेंज हो जाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, मतलब सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है बच्चों, दो सिस्टम्स हैं। अगर मैं बात करूं कौन कंट्रोल करता है, तो इसके दो कंट्रोल्स है। एक है बच्चों आपका न्यूरल कंट्रोल, एक है आपका न्यूरल कंट्रोल, जिसमें आपका ब्रेन्स आ जाएंगे, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके न्यूरल कंट्रोल में। और एक होता है बच्चों केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, अब केमिकल कंट्रोल क्या है भैया, केमिकल कंट्रोल क्या है, देखो ध्यान से सुनो। ये कंडीशन वापस इमेजिन करो, इसी कंडीशन में आपका हार्ट पंप हो रहा था, इसको सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। ठीक है, ब्रेन इसको सिग्नल दे रहा है फटाफट पंप होने के लिए, तो ये आपका न्यूरल कंट्रोल है, सही है। बट यहीं पे आपके ही बॉडी में कहां बनाए, हाँ, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी में ही बच्चों एक ऑर्गन और होता है जिसे हम लोग कहते हैं किडनी। याद है, कुछ इस तरीके का ऐसा शेप होता है किडनी का, सही है। और इस किडनी के ऊपर एक मुकुट जैसा एक ग्लैंड रखा हुआ है, एक मुकुट जैसा ग्लैंड रखा हुआ है। दिस इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। समझ रहे हो, अब जब आपके बॉडी में ऐसी कंडीशन होगी तो आपके ब्रेन से, ध्यान से सुनेंगे, आपके ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स आके इस एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, आपके ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इस एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, जिसके इन्फ्लुएंस में ये एड्रीनल ग्लैंड बच्चों एड्रीनलिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एड्रीनलिन। अब हम लोग को पता है कि ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। नहीं पता है तो याद रख लो, दो प्रकार के ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी हम लोग को सिर्फ एंडोक्राइन पे फोकस करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपना जो भी सिक्रीशन है वो सीधा का सीधा ब्लड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल होगी, यहाँ पे एक ब्लड वेसल होगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना सारा का सारा सिक्रीशन किसके अंदर डाल दिया, इस ब्लड में डाल दिया। सही है, अपना सारा का सारा सिक्रीशन कहाँ डाल दिया, इस ब्लड में डाल दिया। और घूम घूम कर ये ब्लड वापस किसकी तरफ पहुंच जाएगी, आपके हार्ट में ही पहुंच जाएगी। देखो ये वापस ब्लड कहाँ जाएगी, हार्ट में।
तो मतलब ये एड्रेनालिन कहां पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा इसकी वजह से और आपका हार्ट क्या हो गया, फास्ट पंप करने लगा। समझ रहे हो? तो एड्रेनालिन क्या है, एड्रेनालिन इज अ हार्मोन एंड हार्मोन इज नथिंग बट अ केमिकल। समझ रहे हो? तो हार्मोन इज नथिंग बट अ केमिकल। तो यहां से केमिकल कंट्रोल भी है, केमिकली भी कंट्रोल होता है, केमिकली भी कोऑर्डिनेट किया जाता है और न्यूरल कंट्रोल भी होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। न्यूरल कंट्रोल में आपके नर्वस सिस्टम आएंगे, दूसरे कलर से लिखते हैं, इसके अंदर आपके नर्वस सिस्टम आएंगे। सही है। और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो ये दो सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। समझ रहे हो? ये दो सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से? एक आपका नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। ये दोनों सिस्टम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। कहां गया कोऑर्डिनेट? हाँ, ये दोनों कैसे मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं आपके बॉडी में और आपके बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो? किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जैसे मान लो आपके बॉडी के लिए कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब क्या? स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता बच्चों, बॉडी के लिए भी बहुत सारी कंडीशन में स्ट्रेस होता है। जैसे अगर किसी पर्सन को चोट लग गई, ठीक है, किसी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड रिमूव हो जाएगा, तो उसके लिए वो भी एक स्ट्रेस कंडीशन है। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा किसी के बॉडी में पानी कम हो गया, कोई मान लो निर्जला उपवास रखा है 10-15 दिन का, 10-15 दिन तो वैसे पॉसिबल नहीं है, एक दिन भी समझ लो किसी ने पानी नहीं पिया, आप रेगिस्तान में चले गए, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में वो भी स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब आपकी बॉडी को पानी नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, यूरिन बनाना बहुत कम कर देगी, बहुत कम कर देगी, जिससे पानी को रिस्टोर कर दिया जाए। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे कंडीशन हमारे बॉडी के लिए स्ट्रेस कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में एड्रेनलिन ग्लैंड से ही, एड्रेनल ग्लैंड से ही एक हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल। ठीक है। कॉर्टिसोल के बहुत काम है, कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रेस कंडीशन पे ही हमारे बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब करता क्या है कॉर्टिसोल? देखो, अगर मान लो आपने व्रत रखा है, 9 दिन का व्रत रखते हैं ना लोग, नवरात्रि का व्रत रखते हैं 9 दिन का, जिसमें वो लोग पानी तो पीते बट मतलब कोई ये नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, ग्लूकोज नहीं खाते, ये सब चीजें नहीं खाते वो लोग। ठीक है, अनाज नहीं खाते। उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है। उस टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल क्या करेगा? उस पर्सन के, जिसने फास्ट रखा है, उस पर्सन के लिवर में ग्लाइकोजन रहता है बच्चों। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की लंबी सी चेन है, स्टोर्ड फूड है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो स्टोर्ड किया हुआ फूड है, इट इज नथिंग बट ए ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा गया है हमारे बॉडी में। तो कॉर्टिसोल करेगा क्या? इसमें लिवर में जाएगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और उसको वापस किस में डाल देगा? ब्लड में डाल देगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो। समझ रहे हो? यही काम इंसुलिन भी करेगा, यही काम कॉर्टिसोल भी करेगा। कॉर्टिसोल का एक और काम है, अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो वो यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देगा। समझ रहे हो? तो कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन है। और कॉर्टिसोल किस में इन्वॉल्व होता है बच्चों? आपके केमिकल कंट्रोल में। सही, केमिकल कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है आपका कॉर्टिसोल। तो आपकी बॉडी केमिकली भी कंट्रोल की जा सकती है और न्यूरल, मतलब आपके जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो उनके द्वारा भी कंट्रोल की जा सकती है। मतलब दोनों साथ मिलकर आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाती है। दिस इज द नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ योर लेसन। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बातें हम लोग सबसे पहले करना शुरू करेंगे और बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, दैट इज केमिकल सिस्टम के बारे में, यानी एंडोक्राइन सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या होगा? नर्वस सिस्टम या फिर हम लोग किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम किससे बना है बच्चों? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। अब जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं? सेल से बने हुए रहते हैं। हम लोग ने पढ़ा है ना, सेल से आगे चल के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। पढ़ा हुआ है सीरीज हम लोग ने। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? आपके न्यूरल टिश्यू से बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। नर्वस टिश्यू किससे बनेगा बच्चों? सेल से बनेगा। कौन से सेल होते हैं? इनके सेल्स को बच्चों हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। इनके सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। अच्छा, सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होता, और भी कई सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं सेल्स के टाइप्स की। अगर मैं न्यूरल टिश्यू की बात करूं तो बच्चों 2 प्रकार के सेल्स हैं। एक है आपका न्यूरॉन, जो कि मैक्सिमम पाया जाता है, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सही है। एक हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। सही है। और एक होते हैं बच्चों न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। समझ रहे हो? एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहा जाता है, मतलब बहुत सारे छोटे 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 सेल्स को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं?
न्यूरोग्लिया। अभी देखो न्यूरोग्लिया के अंदर बहुत सारे सेल्स आते हैं। एक आता है आपका श्वान सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर इज अ सेल विच इज नोन एज श्वान सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ सेल है जैसे एस्ट्रोसाइट्स हैं, इसके अंदर सेल है माइक्रो गैलियल सेल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको आगे चल के कोई काम नहीं आने वाले, बट आपकी बॉडी में काम आएंगे, बट अभी आपकी बुक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम बहुत सारे दिए हुए आपकी बॉडी में, नाम एक बार पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका श्वान सेल, क्योंकि आपको श्वान सेल के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है आगे चल के, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ने समझ लिया। हम लोग ने क्या समझा कि न्यूरल टिश्यू दो प्रकार के हैं, दो सेल से बने हुए हैं। एक है आपके न्यूरॉन्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका डायग्राम हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाएंगे, समझेंगे एक एक चीजें, ठीक है। और एक है कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन को न्यूरोग्लिया कहा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके श्वान सेल। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके श्वान सेल। यहां तक सब बातें समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से कैप्चर करना, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, हम बात करते हैं आपके न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। ऐसा दिखता है आपका एक न्यूरॉन, ठीक है। एक न्यूरॉन मैंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का आपका न्यूरॉन दिखता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूं मैं। सबसे पहली बात देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसे आप सेल बॉडी कह लो, या फिर इसे आप साइटोन कह लो, या फिर इसे आप कार्योन कह लो। तीन नाम है इसके, तीन नाम है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, तीन तीन नाम दिए हुए हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, सब इजी है यार, देखो टेंशन मत लो, सब इजी है। ये आपके न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, यहां लिख दूं कहीं पे, दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। एक सेकेंड, गलत हो गया स्पेलिंग, दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। अब इस न्यूरॉन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सबसे पहला ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वोल पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके न्यूरॉन का। देखो न्यूरॉन बहुत लंबे लंबे होते हैं, कुछ कुछ न्यूरॉन आपके ब्रेन से शुरू होते हैं और आपके पैर, हाथ पैर तक चले जाते हैं, इतने लंबे लंबे न्यूरॉन होते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा कि यार न्यूरॉन कहां प्रेजेंट है, जहां पे उस न्यूरॉन का सेल बॉडी प्रेजेंट होगा, वहां पे उस न्यूरॉन का लोकेशन होगा। जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, मान लो अब मैं बना रहा हूं नॉर्मल सा ह्यूमन, कोई नहीं हंसेगा। अब मान लो इसका ये ब्रेन है, मान लो यहाँ पे इसका ब्रेन है, ठीक है। अब इसके ब्रेन से एक न्यूरॉन शुरू होता है और इसका एक्सॉन बहुत बड़ा आता है। एक्सॉन बताता हूँ क्या होता है, एक्सॉन इसके पैर तक गया हुआ है, सही है। तो मैं बोलूंगा कि यार इसके न्यूरॉन का लोकेशन क्या है, तो आप बताओगे बच्चों कि जहां पे भी सेल बॉडी होगी वही इसका लोकेशन है। मतलब इसका लोकेशन क्या है, ब्रेन। मतलब ये न्यूरॉन कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा ये न्यूरॉन पैर में भी प्रेजेंट है सर, इसका एक्सॉन प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, इसका टेल होता है ये। तो दिस इज द सेल बॉडी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन, जिसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन या फिर कार्योन कहते हैं। अब आप इस सेल बॉडी पे देखोगे बच्चों, ये अजीब अजीब तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आप लोग को, दिख रहे हैं, ये अजीब अजीब तरीके से ऐसे नोकीले नोकीले स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। कौन कौन से डेंड्राइट्स, ठीक है, ये हैं आपके डेंड्राइट्स, ये हैं आपके डेंड्राइट्स, ये सब कुछ ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद ये लंबी सी जो चेन दिख रही है, जो कितनी भी लंबी हो सकती है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, दिस इज एक्सॉन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्लियर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है। फिर इसके अंदर आप लोग को एक न्यूक्लियस देख, अब सेल है तो भैया न्यूक्लियस तो होगा ही, किसी भी टाइप का सेल रहने दो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा। सिर्फ जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता, बट नॉर्मली बाकी सेल्स के अंदर हमको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे जो सेल दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन का क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद बच्चों आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, जो छोटे 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 डॉट्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर द ग्रैन्यूल्स विच आर नोन एज नाजल ग्रैन्यूल, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेना दो यार,
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बुक कहाँ गई मेरी, हाँ नेजल ग्रैन्यूल, सही बोला था मैंने, स्पेलिंग भी सही थी। दीज आर द नेजल ग्रैन्यूल। पढ़ा आप लोगों ने WBC के अंदर ग्रैन्यूल्स होते थे, कुछ एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते थे जिन्हें हम लोग इओसिनोफिल बोलते थे, कुछ बेसिक होते थे बेसोफिल, कुछ न्यूट्रल्स होते थे, दोनों से स्ट्रेन हो जाते थे न्यूट्रोफिल, सही है। तो इनके अंदर भी हमको बच्चों कुछ ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। नाउ व्हाट आर दीज ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ, ये ग्रैन्यूल्स किससे बने हुए हैं। आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सुना होगा। आपके सेल में मान लो दिस इज और सेल, तो सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड पढ़ी है तो आप लोग को पता होगा। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे यहाँ पे राइबोज लगे होते हैं, राइबोज, समझ लो, ये राइबोज लगे होते हैं, जिसके वजह से इन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। तो आपका नेजल ग्रैन्यूल किससे बना हुआ है, दो चीजों से बना है बच्चों, एक आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस सम फ्री राइबोसोम, कुछ फ्री राइबोसोम और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये ई नहीं दिख रहा है क्या, अच्छे से बनाते, ठीक है। सो इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज द सम फ्री राइबोसोम, इससे आपका बना हुआ ये जो दिख रहा है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, दीज आर द नेसल ग्रैन्यूल्स, क्लियर है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द नेसल ग्रैन्यूल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, अब बात करते हैं बच्चों इसकी, ये दिख रहा है, ये बड़े बड़े नोड दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज नोड्स, ये जो नोड्स है बच्चों आपके एंड ऑफ द एक्सॉन पे, दीज आर नोन एज साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक नोड है ये, ठीक है। अब इन साइनेप्टिक नोड के अंदर ऐसे छोटे छोटे ना वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दो, ऐसे छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है, पता है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स भरा हुआ रहता है, केमिकल दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चों वेसल्स भरे, वेसल्स, ठीक है। दीज वेसल्स आर नोन एज साइनेप्टिक वेसल्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक वेसल। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द साइनेप्टिक वेसल्स, ये क्या है आपके साइनेप्टिक वेसल्स। क्या है ये जो इसके अंदर जो केमिकल भरा है, अच्छा साइनेप्टिक वेसल्स किसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये जो डब्बा है, डब्बा समझ रहे हो, इस डब्बे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक वेसल। इस साइनेप्टिक वेसल के अंदर एक केमिकल भरा है, इस केमिकल को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, याद है ना, जो ये वेसल रिलीज करता है इसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, सही है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहां पे क्या भरा हुआ है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल, सही है। तो लिख लेना, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो लिख लेना, सही है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इसको एक बार क्लिक कर लो, इसका एक बार डायग्राम, एक बार फोटो क्लिक कर लो फटाक से, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वेरी गुड, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई हो। अच्छा साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी हम लोग नहीं बता रहा हूं मैं, बाद में आप लोगों को बताऊंगा साइनैप्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया, क्या क्या बोला मैंने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सेल बॉडी, साइटोन या फिर कार्योन, ठीक है, न्यूक्लियस, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, नेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। ये जो लंबा सा डंडा है, दिस इज द एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड पे ऐसे क्या प्रेजेंट है बच्चों, नोड्स प्रेजेंट है, दीज आर द साइनेप्टिक नोड, और इसके अंदर कुछ वेसल्स हैं, दीज आर द साइनेप्टिक वेसल्स। वेसल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर, भाई वेसल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों आ जाओ, चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं श्वान सेल। नाउ व्हाट आर द श्वान सेल, श्वान सेल एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके न्यूरॉन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ श्वान सेल। सबसे पहले होगा क्या, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले बच्चों आपके जो श्वान सेल है ना, ये ऐसे डायलेट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ये ऐसे फैल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। मान लो दिस आर द श्वान सेल जो क्या हो गए हैं, डायलेट हो जाते हैं, सही है। अब क्या करो, इसके ऊपर से एक रोलर चढ़ा दो, रोलर पता है ना,
मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में सेल के ऊपर कोई रोलर नहीं चढ़ता। तो मान लो इसके ऊपर मैंने एक रोलर चढ़ा दिया। रोलर कैसे बनाए, इमेजिन करो, एक गाड़ी है, ठीक है, एक रोलर वाली गाड़ी है जो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही बच्चों आप इसके ऊपर रोलर चढ़ाओगे, इसको थोड़ा साइड कर देते, जैसे ही आप क्या करोगे, इसके ऊपर रोलर चढ़ाओगे, इस सेल का जितना साइटोप्लाज्म यहां पे है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहां पे हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। सही है। तो ये सेल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखो, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म एक जगह पे और यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। सही है। मतलब यहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपके सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सही है। एंड दिस इज द श्वान सेल, जिसमें पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म यहां पे आ गया। सो पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म समझते हो ना, सेल के अंदर जो भी एरिया है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सही है। तो क्या किया हम लोग ने, क्या किया हम लोगों ने श्वान सेल लिया, श्वान सेल को पहले डायलेट किया, फैला दिया और इसके ऊपर रोलर चढ़ा दिया। समझ रहे हो। तो इसका सारा साइटोप्लाज्म एक जगह शिफ्ट हो गया और यहां पे सिर्फ क्या बचा है, सेल मेम्ब्रेन बचा है और कुछ नहीं बचा है, पूरा खाली हो गया एरिया। फिर इस खाली एरिया में बच्चों एक लिक्विड भर दो, जिसे लिक्विड का नाम है माइलिन लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड भर दो जिस लिक्विड का नाम क्या है, माइलिन लिक्विड। एक्चुअल में ये जो माइलिन लिक्विड है बच्चों, ये होता है व्हाइट कलर का। कौन सा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो इसके अंदर क्या भर दो, पूरा का पूरा माइलिन लिक्विड भर दो। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। अभी हम लोग कवरिंग तैयार कर रहे हैं न्यूरॉन्स की। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, माइलिन लिक्विड। कहां पे भरा है, ये जो खाली वाला एरिया था ना, ये खाली वाले एरिया के अंदर क्या भर गया, माइलिन लिक्विड भर गया। सही है, समझ में आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज माइलिन लिक्विड, जो कि व्हाइट कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है। समझा। अब होगा क्या, ये देखो, ये बन गया आपका श्वान सेल, जिसके अंदर क्या भर गया है, माइलिन लिक्विड भर गया। और ये वाला पार्ट, इसके अंदर कोई माइलिन लिक्विड नहीं है, तो ये अपना मस्त मौला है। ठीक है। अब लेके आ जाओ इस श्वान सेल को इस न्यूरॉन के पास। ठीक है, इस श्वान सेल को लेकर आ जाओ इस न्यूरॉन्स के पास बच्चों। और इसके ऊपर देखो, मान लो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइलिन शीट भरा है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है आपका, माइलिन भरा हुआ, माइलिन लिक्विड भरा हुआ। ठीक है, ये आकर लेके आ गया, ये आपका क्या है, श्वान सेल। अब करना कुछ नहीं आपको, सबसे पहले क्या करना है, इस व्हाइट वाले पार्ट को, ठीक है, इस व्हाइट वाले पार्ट को सबसे पहले आपको इस एक्सॉन के ऊपर लपेटना है। समझ रहे हो। तो मान लो यहां पे मैंने एक लपेट दिया, एक माइलिन शीट यहां पे लपेट दिया। अच्छा, समझ रहे हो। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो माइलिन लिक्विड भरा हुआ पार्ट है, इसको माइलिन शीट बोलेंगे, लिख के देता हूं अभी। एक मैंने यहां लपेट दिया, समझ रहे हो, एक मैंने यहां लपेट दिया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इंक। सही है। एक मैंने यहां लपेट दिया, पूरे के पूरे एग्जाम में लपेट दो, पूरे के पूरे एग्जाम में एक यहां लपेट दिया। समझ रहे हो, ये मैंने माइलिन वाला पार्ट जो था वो लपेटा है, एक मैंने लास्ट यहां पे लपेट दिया। सही है। और इसका अभी भी साइटोप्लाज्म वाला एरिया बचा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया था ये वाला अभी बचा हुआ है। देखो, ये वाला अभी भी एरिया बचा हुआ है यहीं पे, इसको नहीं लपेटा है हम लोग ने। समझ रहे हो, इसको अभी तक हम लोग ने नहीं लपेटा है। कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग को, जिसमें ये जो व्हाइट वाला एरिया था, माइलिन शीट वाला एरिया था, इसको हम लोग ने क्या किया, लपेट दिया। दिस इज नोन एज माइलिन शीट। क्या कहते हैं बच्चे इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ माइलिन शीट। क्लियर है, समझ में आ गया, ये माइलिन शीट है। अब आप लोग को इन माइलिन शीट के बीच में कुछ गैप देखने के लिए मिल रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। इन दोनों माइलिन शीट के बीच में यहाँ पे देखो कुछ गैप देखने के लिए मिल रहा है, इतना गैप है इधर, इतना गैप है, इतना इधर गैप है। ये जो गैप है ना बच्चों, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप में रणवीर सिंह डांस करता है। ठीक है, इस गैप में कौन डांस करता है, रणवीर सिंह डांस करता है। दैट्स व्हाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी है। ठीक है, याद करने के लिए। इस गैप को हम लोग कहते हैं बच्चों नोड ऑफ रणवीर। रणवीर नहीं है, स्पेलिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, रणवीर नहीं है, इट इज अ नोड ऑफ रणवीर। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, ये स्पेलिंग है। तो इट इज अ नोड ऑफ रणवीर। नोड मतलब क्या, खाली जगह, बीच का जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रणवीर, जिसमें रणवीर सिंह डांस कर रहा है। अब लास्ट क्या करेंगे हम लोग, लास्ट ये जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया था, इसको भी ऊपर चिपका देंगे। साइटोप्लाज्म वाला एरिया था, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग श्वान सेल को लगा रहे हैं।
अब ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया था, इसे भी क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। देखो साइटोप्लाज्म वाला एरिया बड़ा था, इसे हम लोग क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना बच्चों, माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, कभी भी इस ऊपर वाला जो हम लोग ने लगाया ना साइटोप्लाज्म वाला एरिया, उसके बीच में कोई भी गैप देखने के लिए नहीं मिलता। ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला साइटोप्लाज्म है, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर कोई भी गैप देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ गैप माइलिन शीथ के बीच में देखने के लिए मिलता है। माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम लोग नोड ऑफ रैनवीर बोलते हैं। और जब हम लोग ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, साइटोप्लाज्म वाला एरिया लगा दिया, अब हम लोग इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, इसे हम लोग न्यूक्लियोलीमा कहेंगे, न्यूरोलीमा, सॉरी न्यूक्लियो नहीं, न्यूरोलीमा, ठीक है। तो न्यूरोलीमा मतलब क्या, ये जो ऊपर वाला हम लोग ने साइटोप्लाज्म वाला एरिया लगाया है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा खिचपिच मच गया, लेकिन आई होप मैंने आप लोग को पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा दिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पानी पी ले रहा हूं, आप लोग फटाफट इसे क्लिक करो। हो गया, बना लोगे ना घर पे, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब आ जाओ, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक का देखो, छोटा सा टॉपिक है ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस माइलिन शीथ। हम लोग ने माइलिन शीथ बनाया। अब देखो, अच्छा हाँ, एक और चीज बताना भूल गया मैंने आप लोग, जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ लगता है, क्या बोला मैंने, जिस न्यूरॉन के ऊपर, आप बना दूं अच्छे से, मान लो दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। अजीब सा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपकी एक्सॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके साइनेप्टोनीमल जो भी है। चलो, अब इसके बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे न्यूरॉन माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपका न्यूरोलीमा, ये आपका न्यूरोलीमा। तो जिस भी न्यूरॉन के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे, जिस भी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। सारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन होता है। समझा मैंने क्या बोला, सारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नहीं होता, पर जिनके अंदर होगा, जिसके ऊपर माइलिन लगा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या फायदा है भैया, व्हाट आर द एडवांटेज। देखो एडवांटेजेस इसमें, जैसे हमारे घर पे बिजली आती है, देखे ना, तो बिजली के ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है। उस कवर का फायदा क्या, देखो उस कवर का फायदा यह है कि अगर हम लोग गलती से टच किया तो हमको शॉक मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कवर है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं, फ्लो करते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर वायर खुला हुआ रहेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने का चांस है ना, इलेक्ट्रॉन क्या पता कहीं बाहर जंप कर जाए, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो सकती है ना, वेस्ट हो सकती है। सिमिलर सा चीज इसमें भी होता है। न्यूरॉन की अगर बात करें ना, अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं, ये वाला न्यूरॉन है ना, तो इसके अंदर से बहुत सारे आयंस एक दूसरे ट्रैवल होते हैं, आयंस ट्रैवल होते हैं, Na+ ट्रैवल होता है, K+ ट्रैवल होता है, सही है। और मूवमेंट ऑफ आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मतलब इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होता है, सही है। और लास्ट में क्या करते हैं लोग, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल सिग्नल है। तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बीच मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा, आपके केमिकल सिग्नल में, समझ रहे हो, केमिकल सिग्नल में। फिर आपका ये जो क्या बोला मैंने, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जाके किसी दूसरे डेंड्राइट पे लग जाएगा, किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे लग जाएगा, और ये केमिकल सिग्नल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, समझ रहे हो। तो ये खेल दिन भर चलता रहता है, सही है, सही है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया फास्ट ट्रांसमिशन। जब इसके ऊपर कवर लगा होगा तो ट्रांसमिशन क्या होगा, फटाक से होगा ना, रपाक से ट्रांसमिशन होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है बच्चों, नो वेस्टेज ऑफ सिग्नल। मैंने आपको बताया ना, जो भी सिग्नल आ रहे हैं, चाहे वो केमिकल सिग्नल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल का वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कवरिंग ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन को कवरिंग मिल जाती है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन लगा है तो उसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिए हैं। अब इसके आगे बहुत चीजें, देखो इसके आगे हमारे न्यूरॉन जो आपके नर्वस सिस्टम, उसके क्लासिफिकेशन है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर और भी उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है, तो उसको हम लोग
ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में खत्म करने का, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है, मेरे लिए तो छोटा ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे लेक्चर 1-1 घंटे के हो जाते हैं। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है। कोई बच्चा बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाक से आपके फोन पे मिलती रहे। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।